नमस्कार, मैं जनप्रता शिवम गौतम। जिस तरीके से संजय राउत की बौखलाहट सामने आ रही थी और उसके बाद संजय राउत ने शरण ली थी शरद पवार की, उसके बाद ये लग रहा था निश्चित तौर पर संजय राउत और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पीएमसी घोटाले में दोषी हैं, उन पर ईडी की जो कार्रवाई है वो बेहद सख्त होने वाली है। और इसका प्रमाण आज मिल गया। प्रवीण राउत, जिसकी पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 55 लाख रुपए डाले थे, अब उसी प्रवीण राउत की 72 करोड़ रुपए की संपत्ति को ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त कर लिया है, अटैच कर लिया है। ये जो खबर है देखने को छोटी लग सकती है, क्योंकि घोटाला तो करीब 5000 करोड़ का था और इसका क्वांटम 6500 करोड़ भी हो सकता था। तो फिर 72 करोड़ की संपत्ति इसमें क्या मायने रखती है? बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्रवीण राउत संजय राउत का बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा करीबी है। और इसी वजह से संजय राउत की जो बौखलाहट थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सामना के लेख में और तमाम जो बयान उसने दिए थे टीवी पर, उसमें सामने आ रही थी। संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं सबका बाप हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिव सैनिक हूँ और मुझसे पंगा लोगे तो फिर तुम्हारे परिवार तक बात जाएगी और तुम्हें देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इस तरीके की बातें करने वाला संजय राउत अब इस पूरे मामले पर क्या बोलने वाला है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर खिसियाहट और ज़्यादा सामने आएगी, संजय राउत के बोल और ज़्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, संजय राउत को डर अब ये सता रहा है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसकी पत्नी ने जो 55 लाख रुपए लिए थे माधुरी राउत से, उस पर तो कार्रवाई नहीं हो जाएगी, उसकी संपत्ति को तो अटैच नहीं कर दिया जाएगा। संजय राउत की तमाम कोशिशें यहाँ बेकार होती हुई दिख रही हैं। पीएमसी घोटाला जिस तरीके से हुआ और उस घोटाले में जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण सामने आया था, उसको लेकर तमाम बातें हुई थी, तमाम जो शिवसेना एनसीपी के नेताओं पर अब जो शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि उस समय शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थी, लेकिन शिवसेना इसलिए लपेटे में आ रही है क्योंकि शिवसेना के नेता संजय राउत का यहाँ पर सीधा लिंक प्रवीण राउत के साथ होता हुआ दिख रहा है। प्रवीण राउत की पत्नी और शिवसेना के नेता संजय राउत की शिक्षिका पत्नी, जी हाँ, वो पेशे से शिक्षिका हैं और कोई भी शिक्षिका 3-3 कंपनियों की अगर डायरेक्टर होती है तो शक की सुई जरूर उठती है। और इसको लेकर संजय राउत ने जिस तरीके से एक बहाना किया, मिडिल क्लास का बहाना करते हुए कहा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और मेरी पत्नी ने अपनी दोस्त से मकान बनाने के लिए एक पैसा उधार लिया, इसमें क्या बुरा किया। लेकिन वास्तव में जो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है, जो आर्थिक अपराधों के मामले होते हैं, वो इसी तरीके से सफाई दी जाती है और ये सफाई जानबूझकर किए गए कृत्य के लिए दी जाती है, क्योंकि पहले से इन्हें पता होता है कि अगर वो सीधे तौर पर पैसा लेंगे और उसको सीधे सीधे लेन देन दिखा देंगे तो वो फंस जाएंगे। और इसीलिए ये अनसिक्योर्ड लोन या बिना कोलेट्रल का लोन दिखाया जाता है, जबकि वास्तव में ये रिश्वत होती है, वास्तव में ये लेन देन क्विड प्रो को होता है। और इसके पीछे कारण होता है उस व्यक्ति को किसी अपराध में जो फंस रहा है उसको बचाने का या उसको संरक्षण देने की गारंटी नेता लोग लेते हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो छुटवैये होते हैं वो लिया करते हैं और ये बड़े स्तर पर चलता है। वही कुछ इस पीएमसी घोटाले में होता हुआ दिख रहा है। संजय राउत जिस तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, संजय राउत की पत्नी को ईडी ने 3 सम्मन भेजे, लेकिन उन्होंने 3 सम्मन का कोई जवाब नहीं दिया और आखिरी सम्मन का जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि मामला मीडिया में पहुंच चुका था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस पर सवाल उठा रहे थे, खासकर किरीट सोमैया ने इस पर सवाल उठाया था और उसके बाद संजय राउत ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर खुली धमकियां देना शुरू किया, ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की कुंडलियां मेरे पास हैं और मैं अगर आपके परिवार तक पहुंचूंगा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा, क्योंकि नंगा आदमी हूं और नंगे से पंगा बहुत भारी पड़ता है। अब ऐसा लगता है कि नंगे का पंगा भारी पड़ा या न पड़ा, लेकिन नंगे को ये जो ईडी का शिकंजा है वो बहुत भारी पड़ने वाला है और नंगे का जो करीबी सहयोगी है उसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई का होना, इससे पहले आपने समाचार ऐसे नहीं देखे होंगे कि किसी सत्ताधारी राज्य की पार्टी के किसी करीबी पर इस तरीके से ईडी उसकी संपत्ति को अटैच करता हो, उसको जब्त करता हो। और ये जो नया चलन है ये मोदी सरकार में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसका एक दूसरा उदाहरण
उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां पर 733 करोड़ रुपए की संपत्ति इसी तरीके से माफियाओं की, गुंडों की, मवालियों की, लुटेरों की सरकार ने जब्त कर ली थी। ईडी ने पिछले 3-4 सालों में बहुत सारे लोगों की संपत्तियां जब्त की हैं और इस मामले में ईडी बधाई का पात्र है। यहाँ जो पूरा मामला है पीएमसी का जो बैंक घोटाला था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, इसमें दरअसल एक जो बिल्डर था बदवान करके, उस बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 6,500 करोड़ रुपए उसको देने के लिए इस कंपनी के इस जो बैंक थी उसके अधिकारियों ने एक साजिश रची, फर्जी खाते बनाए गए और उन खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। ये जो पैसा था उसका बीच में पता चल गया, आरबीआई ने रोक लगाई और आरबीआई ने इस तरीके के ट्रांसफ़र को रोक दिया था। केवल 50,000 रुपये की लिमिट लगा दी थी, बाद में जो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएमसी बैंक में ज़्यादातर जो खातेदार थे वो बुजुर्ग या रिटायर्ड लोग थे और उनके पैसे को इस तरीके से लूटा गया, उस पर अय्यासियाँ की गई। इसको लेकर तमाम बातें हुई, तमाम लोगों ने प्रदर्शन भी किए थे और उन्होंने ये कहा था कि बैंकों ने हमारा पैसा लूटा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार क्यों जिम्मेदार है? उसके साथ साथ यहाँ सबसे बड़ी समस्या देश के अंदर यही है कि जब भ्रष्टाचार हो रहा होता है तो जिन लोगों को पता होता है या तो वो डर की वजह से किसी को बोल नहीं पाते, या फिर वो ये मान लेते हैं कि हमारा पैसा नहीं जा रहा है, ये बैंक का पैसा है या ये सरकार का पैसा है। और उसके बाद जब बड़ा खुलासा होता है कि धीरे धीरे करके जो लूट हुई है वो हजारों करोड़ रुपए की है, तो उन्हीं में से कुछ लोग बाहर आकर ये कहने लगते हैं कि ये सब जो लूट है सत्ताधारी पार्टी ने कराई है या फिर उन लोगों ने कराई है जो इसको खोलने की दावा कर रहे हैं। यानी कि इस देश में जब तक नेशनल ऑब्लिगेशन जैसी चीज़ नहीं आएगी, जब तक राष्ट्रीय जो एक दायित्व होता है, राष्ट्र धर्म होता है, उसको हम निवारा नहीं सीखेंगे, उसी तरीके से घोटाले होते रहेंगे। और जब घोटाला एक बार हो जाता है तो उसकी पूरी रकम को वापस ला पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो घोटालेबाज होते हैं बहुत ज़्यादा चालाक किस्म के लोग होते हैं। ये इसी तरीके से फुटकर में अपनी रकम को इधर उधर ठिकाने लगा देते हैं और छुटवैये नेताओं के खातों में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसा कि प्रवीण राउत के मामले में होता हुआ दिख रहा है कि प्रवीण राउत की पत्नी 55 लाख रुपए अपनी मित्र, तथाकथित मित्र जैसा कि संजय राउत ने कहा है, उस मित्र के खाते में उसको मकान बनाने के लिए दे देती है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, संजय राउत जो राज्यसभा में कई टर्म से हैं और उसके बावजूद अगर वो ये कहते हैं कि उनकी पत्नी ने अपनी दोस्त से उधारी ली थी मकान बनाने के लिए, तो इस पर आपको सिर्फ हंसी आ सकती है, क्योंकि शिवसेना में संजय राउत का जो दबदबा है, संजय राउत की जो पोजीशन है पिछले 10-15 सालों से बहुत अच्छी है। वो बाला साहब के ज़माने में भी पार्टी में अच्छा दम रखते थे और इस समय उद्धव ठाकरे के ज़माने में तो उनकी चूती बोलती है, या फिर कहें कि वो चमचों में सबसे आगे हैं। वो संजय राउत को प्यार से वहाँ के लोग शकुनी भी कहते हैं, यानी कि वो किसी भी तरीके का फैसला उद्धव ठाकरे से करा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन तोड़ने की बात थी, इस पर जो हवा दी थी, जो पूरी की पूरी साजिश रची थी, वो भी संजय राउत की थी। इसमें संजय राउत को शरद पवार का साथ भी मिला था। शरद पवार के साथ उनकी जो जोड़ी है, या फिर कहें शरद पवार के साथ वो जो गुरु चेले का संबंध उन्होंने बनाया है, उसी का नतीजा था कि संजय राउत ने पहले कहा कि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है बदले की राजनीति की कार्रवाई है और ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे के खासम खास हैं और उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाने के लिए, उनके विधायकों पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके की बदले की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसको लेकर संजय राउत ने कहा कि मैं इस पर शरद पवार से मिलूंगा। बाद में अगले दिन शरद पवार का बयान आता है और वो भी इसी तरीके की भाषा बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ईडी की कार्रवाई है ये दोषियों पर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर बदला लेने की नीयत से की जा रही है। और केंद्र सरकार अगर ये सोचती है कि ईडी, सीबीआई या दूसरी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाकर वो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार, जो कि वास्तव में पसोठावादी सरकार है, यानी पवार सोनिया ठाकरेवादी सरकार, जो कि ज़्यादातर नागरिकों पर अत्याचार ही कर रही है, उनको सता रही है, कानून का राज महाराष्ट्र में नहीं है, उस सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हो पाएगी। ऐसा दावा शरद पवार ने किया। लेकिन शरद पवार को यह सोचना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ ईडी का नोटिस हुआ है तो इसका ये कहाँ से मतलब हो गया कि ईडी उसको दबा रहा है, और इसके पीछे अगर ठोस कारण भी है, ईडी को जो एक लिंक हासिल हुआ है, प्रवीण राउत जो कि एक आरोपी है पीएमसी घोटाले में, उसकी पत्नी माधुरी राउत
वो सीधे तौर पर संजय राउत की पत्नी को 55 लाख की बड़ी रकम ट्रांसफ़र करती है। और ये तो वो रकम है जो पकड़ में आ गई है या जो दिख गई है, उसके अलावा कितना पैसा क्या कुछ नहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा, उसको लेकर ईडी का फर्ज बनता है कि वो इस पर जांच करे। लेकिन चूंकि ये राजनीति है और राजनीति में अपने बचाव के लिए हर तरीके का झूठ बोला जाता है, हर तरीके का प्रपंच किया जाता है, हर तरीके का दिखावा किया जाता है। और अगर आपके साथ में आज तक जैसे चैनल, एनडीटीवी जैसे चैनल, राजदीप सरदेसाई और रवीश कुमार टाइप के पत्रकार भी मिल जाए जो प्रपंच ज़्यादा करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी बातों को तूल दिया जाता है और दबाव बनाने की कोशिश की जाती है केंद्रीय एजेंसियों पर कि वो जांच को ढीला कर दें। लेकिन यहाँ ईडी ने जिस तरीके से जांच को ढीला करने की बजाय जांच को सख्त कर दिया है, उसके बाद लगता है कि अब संजय राउत पूरी तरीके से आपा खो सकते हैं। और जैसा कि आशीष शेलार ने, जो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष है, कहा था कि संजय राउत को अब किसी मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी जो भाषा होगी उसको लेकर ये स्थिति ज़्यादा और हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।